हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये करंट अफेयर की क्लास जो है वो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़रूरी क्लास होगी। महत्वपूर्ण खबर जो नेशनल न्यूज़ हैं, जितने भी राष्ट्रीय न्यूज़ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 3 क्लास में। मतलब अगले 3 क्लास में जितने भी नेशनल न्यूज़ रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस चाहे बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो पहली न्यूज़ है उल्लास। ठीक है, यानी कि उल्लास एक बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एक गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, जिसमें भारत में लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, भारत में साक्षरता दर को बढ़ाना है, जिसमें भारत में मतलब जो वयस्क लोग हैं उनमें कितनी साक्षरता दर बढ़ रही है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो उल्लास एक सरकार का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिकली क्या करना है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, ठीक है, मतलब जो न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसके तहत कैसे हमको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेट को बढ़ाना है या साक्षरता को बढ़ाना है, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि लिटरेसी मिलस्टोन इन मिजोरम, गोवा एंड लद्दाख। ठीक है, सबसे पहली न्यूज यही है कि मिजोरम, गोवा और लद्दाख में साक्षरता की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उल्लास स्कीम है, उल्लास स्कीम की वजह से मिजोरम भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया। परसेंटेज याद रखिएगा 98.2%। मतलब अगर आपसे पूछा जाए उल्लास कार्यक्रम के तहत सबसे पहला वो कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षरता को हासिल किया है, तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है मिजोरम। ध्यान रखिएगा कि मिजोरम वो भारत का और पहला ऐसा राज्य है जहां की लिटरेसी रेट कितनी है, तो जहां 98.2% की लिटरेसी रेट जो है वो रही है, 98.2% की लिटरेसी रेट रही है। ठीक है, इसी तरीके से गोवा के बारे में अगर बात करें तो गोवा 100% साक्षरता हासिल कर लिया है। ठीक है, उल्लास के तहत मिजोरम के पास दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ठीक है, मतलब जहां पे लिटरेसी रेट मिजोरम से भी ज्यादा है, 99.7 की लिटरेसी रेट है। मतलब अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां है, गोवा में है। लेकिन सबसे पहला राज्य जो सबसे पहले उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षर बना है वो पहला राज्य कौन सा है, मिजोरम है। ठीक है, तो अब आपसे क्रम में पूछ देगा कि पहला राज्य जो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग साक्षर बना है वो मिजोरम है और दूसरा राज्य कौन सा है, गोवा है। ठीक है, अच्छा कौन से कार्यक्रम के तहत बना है, तो उल्लास कार्यक्रम के तहत। ये ध्यान रखिएगा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत बना है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो उल्लास कार्यक्रम में आपको ध्यान रखना है कि पहला ऐसा यूनियन टेरिटरीज बना है लद्दाख। लद्दाख पहला ऐसा यूनियन टेरिटरीज बना है जो उल्लास के अकॉर्डिंग, मतलब उल्लास के तहत लद्दाख पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है या यूनियन टेरिटरीज बना है जो उल्लास के तहत पूर्ण साक्षरता जो है, जहां 7% साक्षरता दर्ज की गई है। ठीक है, ये भी उल्लास कार्यक्रम के तहत हुआ है। ठीक है, मतलब अगर दिल्ली या पांडुचेरी कोई कंफ्यूज करने की ऑप्शन कोशिश करे तो मत परेशान होना। मतलब सबसे पहला राज्य कौन सा है, मिजोरम। सबसे पहला राज्य कौन है, मिजोरम। दूसरा राज्य कौन बना है, गोवा। और केंद्र शासित यानी यूटीज में अगर हम बात करें तो यूटीज में कौन बना है, लद्दाख। यानी कि लद्दाख जो है वो पहला यूटीज बना है जो पूर्ण साक्षरता की दर को हासिल किया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा उल्लास कार्यक्रम क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि उल्लास क्या है। तो उल्लास बेसिकली क्या है, उल्लास जो है इसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि उल्लास का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, मतलब उल्लास कार्यक्रम क्या है। तो उल्लास बेसिकली क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है। इसे शिक्षा मंत्रालय, अब ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री कौन सी है, शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने जुलाई 2023 में शुरू किया था। कब शुरू किया गया था ये कार्यक्रम, जुलाई 2023 में। मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको जुलाई 2023 में स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरे देश में से अशिक्षा का उन्मूलन करना। आप पूछ लेंगे कि उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है या उल्लास कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो पूरे भारत से जो अशिक्षा है उसको क्या करना है, दूर करना है, उसका उन्मूलन करना है, तथा सभी आयु वर्ग को कार्यक्षमता आधारित साक्षरता, मतलब सभी एज ग्रुप को उसकी जितनी क्षमता उस अकॉर्डिंग क्या करना है, लिटरेट करना है, साक्षर बनाना है। संख्यात्मक ज्ञान यानी कि न्यूमेरिकल्स ज्ञान देने हैं और डिजिटल कौशल क्या करना है, उपलब्ध कराना है, मतलब डिजिटल जो है स्किल्स उनके अंदर उनको उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है या उल्लास कार्यक्रम के तहत सरकार किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ज्ञान देने की कोशिश भी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी ये ज्यादा से ज्यादा करे। ठीक है, तो
क्लियर रहेगा कि उल्लास स्कीम क्या है, ठीक है। उल्लास स्कीम के बारे में कि मतलब कौन कौन से स्टेट बने हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसको शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत किया गया था 2023 में, ये ध्यान रखिएगा 2023 में इसको शुरू किया गया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें ये कहा गया है कि नहीं सबको लिटरेट किया जाएगा, ठीक है, उसमें उल्लास कार्यक्रम जो है वो एक बहुत बड़ा मिलस्टोन बना रहा है कि ये एक एक स्टेट को जो है वो क्या कर रहा है, साक्षरता की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें जो जरूरी बातें होंगी आप लिखते चलेगा। दूसरा न्यूज है चिनाब नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का, ठीक है। अगर आप अपने ई दृष्टि लेके बैठिए, ठीक है, साथ में ई दृष्टि लेके बैठ सकते हैं, या घटना चक्र या घटनासार कोई भी अगर आप मैगजीन लेके बैठते हैं तो उसमें ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूज क्या है कि चिनाब नदी पर जो भी सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में ये न्यूज है, ठीक है। इसका पेज नंबर जो है ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। किस नदी पर बना है, चिनाब नदी पर। कहां बना है, जम्मू कश्मीर में। अब ये ध्यान रखिएगा ये किसको जोड़ रहा है, किस रेल लिंक को जोड़ रहा है, तो यह उधमपुर श्रीनगर और बारामूला, इसको ये लिंक करने का काम कर रहा है। बारामूला इसको ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको ये जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा इसका पूछ लेंगे कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी हाइट क्या है, मतलब इसकी ऊंचाई क्या है। कई बार इसकी ऊंचाई आपसे पूछ लेंगे कि इसकी ऊंचाई बताइए कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है, लेंथ क्या है, ठीक है, या हाइट पूछ लेंगे आपसे, फिर इसकी लंबाई आपसे पूछ लेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, लंबाई बताइए इसकी क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, ठीक है। तो पहला तो ये पूछ लेंगे कि किसको लिंक कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उधमपुर श्रीनगर और बारामूला इसको ये लिंक कर रहा है, ठीक है। तो लिंकेज पूछ लेंगे तो लिंक आपको बताना होगा कि किसको किसको लिंक कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 266 किलोमीटर पर घंटे की हवा को जो है वो झेल सकता है, मतलब अगर 266 किलोमीटर अगर हवा की स्पीड जो है, अगर हवा की स्पीड जो है 266 किलोमीटर पर आवर होती है तो उस स्पीड को भी ये झेल सकता है, ठीक है, मतलब विंड स्पीड से इसको जो है वो बचाया गया है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना है, मतलब इसका लाइफ कितना है, तो 120 सालों का, मतलब इसको 120 सालों तक के लिए बनाया गया है, ठीक है। 120 ईयर्स इसका लाइफ है, मतलब इसका जीवन जो है वो कितना होगा, 120 सालों का इसका जीवन होगा, ठीक है। अब इससे पूछ लेंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या, अच्छा देखो चिनाब रिवर पे ये बना हुआ ब्रिज है, ठीक है, चिनाब रिवर पे बना हुआ ब्रिज है। चिनाब रिवर कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किसको किसको लिंक कर रहा है, तो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला को लिंक कर रहा है। इसका लाइफ कितना है, तो 120 ईयर्स, 120 साल इसकी लाइफ है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो 1315 मीटर की इसकी लंबाई है, और ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर की, मतलब इसकी टोटल जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 359 मीटर की है, ठीक है। मतलब आप समझते हो कि 350 मीटर ऊंचा कितना होता है, एफिल टावर से भी ऊंचा है ये, ठीक है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये स्टील से बनाया गया है, कैसे स्टील से बनाया गया है, जो -10 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री तक के टेम्परेचर को क्या कर सकता है, बहुत इजीली कैरी कर सकता है, ठीक है। और चूंकि जम्मू कश्मीर में इससे ज़्यादा तापमान जाने की उम्मीद होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये ब्रिज है ना, ये सपना किसका था, ये किसने सोचा था कि ये ब्रिज बनवाया जाएगा, तो ये सोचा था अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये सोचा था कि ये ब्रिज बनवाया जाएगा, तो उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए चिनाब नदी पर जो है वो इस ब्रिज को बनाया गया है, चिनाब ब्रिज को बनाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बनाने में जो प्रमुख सहयोगी रहे हैं उसमें IITs, DRDO, ये प्रमुख सहयोगी के रूप में ये रहे हैं, मतलब इन लोगों ने मिलकर जो है वो इस चिनाब ब्रिज को क्या किया है, बनाया है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस से बाहर क्वेश्चंस नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो पूछना चाहे तो यही पूछ लेंगे कि बताइए इसमें जो है वो कितना किलो कंकड़ यूज किया गया है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जानकारी इनफ है चिनाब ब्रिज के बारे में, ठीक है। चिनाब नदी के ऊपर जो बनाया गया ब्रिज है उसके बारे में, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, नेहरू जी कह रहे हैं। इसका उद्घाटन जो हुआ है वो उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने। कब उद्घाटन किया था, 6 जून को, ठीक है, 6 जून को इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, और मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो यही है कि उद्घाटन कब किया गया, किसने किया, कहाँ से कहाँ को लिंक करेगा, क्या इसकी खासियत है,
कितने साल के लिए बनाया गया है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है और कितने टेम्परेचर को ये कैरी कर सकता है, कितने तापमान को ये कैरी कर सकता है। ठीक है, चलो चलिए अगला हेडिंग बनाइए, नेशनल देवी अहिल्या अवार्ड। ठीक है, यानी अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई गई है और इस जयंती पे ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर जयंती बनाई गई है और इस जयंती पे मोदी जी ने, चूंकि अहिल्याबाई को जाना जाता है इनके बहुत सामाजिक कार्यों के लिए, महिला उत्थान, ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, तो इनका योगदान जो है ना महिलाओं या वोमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण में इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो इनकी 300वीं जयंती पर मोदी जी ने इनके योगदान को सराहा है और 300 रुपए के सिक्के और डाक टिकट जारी किया। ध्यान रखिएगा, डाक टिकट और 300 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं इनके जयंती पे, और सिक्के की कितने हैं, 300 रुपए के, और इस तरह का ये अनोखा पहला सिक्का है। ठीक है, जो इनकी जयंती पे जारी किया गया, कितना, 300 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो अब नाम ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम अहिल्याबाई होलकर था। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था, चंडीगढ़ अहमदनगर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पति थे खंडेवराव होलकर, ठीक है, जो मालवा के युवराज थे। इन्होंने 1767 से 1795 तक मालवा पे शासन किया था और इनको लोक माता के नाम से जाना जाता था, मतलब अहिल्याबाई को लोक माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इनको लोक माता देवी अहिल्याबाई भी कहा जाता है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई हैं। ठीक है, तो इन्हीं की 300वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इनकी 300वीं जयंती मनाई गई है, 300 रुपए के सिक्के और डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 300 रुपए के सिक्के और डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, अब इनका योगदान क्या है, क्यों अहिल्याबाई इतनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके योगदानों के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकी जयंती पर ही एक बस्तर जनजाति की एक महिला हैं और उनका नाम है, एक बस्तर जनजाति की महिला है डॉक्टर जयमती। ठीक है, उनको जो है वो पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, अहिल्याबाई पुरस्कार भी दिया गया है, तो उनका नाम लिख लीजिएगा, डॉक्टर जयमती को अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी दिया गया है, डॉक्टर जयमती। इनको इनके जन्म दिवस पे पुरस्कार भी दिया गया है, डॉक्टर जयमती को पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, ये एक महिला कलाकार है। ठीक है, और इनको जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीजें जरूरी होंगी, तो इनका योगदान क्या क्या है, तो न्यायप्रिय शासक थी, मतलब प्रजा को न्याय देने के लिए ये जानी जाती थी। ठीक है, अहिल्याबाई जो है वो प्रजा को न्याय देने के लिए जानी जाती थी, कार्यकाल बता ही दिया। ठीक है, करुणामय शासन के लिए प्रसिद्ध थी, निर्माण क्या किया, अनेक मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब और सड़कें बनवाई थी, वाराणसी, उज्जैन, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, आदि का जीर्णोद्धार करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, उज्जैन, सोमनाथ, ठीक है, काशी विश्वनाथ, इन सभी मंदिरों का इन्होंने क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, महिला समान, विधवाओं को समान शिक्षा और समाज में स्थान दिलाने का प्रयास किया, धर्मनिरपेक्ष सोच थी, सभी धर्मों और सभी जातियों के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। और इनका निधन कब हुआ था, 13 अगस्त 1795 को मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया था। तो ये अपने योगदान के लिए बहुत चर्चित है, मतलब ये अपने योगदानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या इन्होंने स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा, किसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, किस वंश से संबंधित है, होलकर वंश से। इनके जन्म दिवस पे कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, 300 रुपए का, 300 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और मोदी जी ने महिला सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अहिल्याबाई होलकर का नाम जो है वो बड़े सम्मान के साथ लिया है और बहुत सारे स्टार्टअप योजनाओं को भी इनके जन्म दिवस पर शुरू किया है। ठीक है, उसमें एक स्टार्टअप योजना है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना। पुण्यश्लोक एक स्टार्टअप योजना भी शुरू किया है मोदी जी ने, और उस स्टार्टअप योजना का नाम है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप स्कीम। ठीक है, तो योजनाओं को भी शुरू किया है। ठीक है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए, महिला सशक्तिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह चलो, तो अगली न्यूज है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो संविधान हत्या दिवस को अभी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 25 जून को जो है वो हम क्या करेंगे, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, 25 जून का दिवस क्यों हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में क्या किया था,
इमरजेंसी देश में लगाया था, देश में आपातकाल की घोषणा किया था, ठीक है। मतलब देश में आपातकाल की घोषणा की थी और इसी दिन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस दिवस को हमने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 18 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। तो अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया? 352। जिसका कारण क्या हो सकता है? जिसका कारण हो सकता है कि बाह्य युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यानी कि देश में अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो इस कारण से भी देश में क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब तक जो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है वो 3 बार लगाया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, ठीक है। सबसे पहली बार जो आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, वो लगाया गया था भारत चीन युद्ध के दौरान। भारत चीन युद्ध के दौरान सबसे पहले भारत में आपातकाल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये जो समय था वो समय था 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक। 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक का समय था, ठीक है। दूसरी बार देश में जब आपातकाल लगाया गया तो दूसरा आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया। मतलब दूसरी बार जो देश में आपातकाल लगाया गया तो दूसरा आपातकाल भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था, जो 3 दिसंबर 1971 से प्रारंभ हुआ था। मतलब दूसरा जो था वो 3 दिसंबर 1971 से प्रारंभ हुआ था और अभी दूसरा आपातकाल चल ही रहा था तभी तीसरे आपातकाल की घोषणा हो गई। मतलब दूसरा आपातकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन तभी क्या हुआ? देश में तीसरे आपातकाल की घोषणा हो गई, जो 1975 से लेकर 1975 से लेकर 1977 तक चला। 21 महीने का यह आपातकाल था, ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था? देश में सशस्त्र विद्रोह के डर से या सेना के विद्रोह के डर से देश में आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। इसको हम अपने इतिहास में एक ब्लैक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करें कि एक काला दिन है, ठीक है, काला दिवस है और संविधान हत्या दिवस के रूप में भी क्या कर रहे हैं? इसको हम मना रहे हैं, ठीक है। तो आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ठीक है, किस डेट को मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, पहले आपातकाल का ड्यूरेशन क्या था, दूसरे आपातकाल का समय क्या था, तीसरे आपातकाल की घोषणा कब हुई और वो कब से कब तक चला था, ठीक है। तो ये आपको इमरजेंसी के बारे में। अच्छा, आपातकाल कौन से भाग में है? तो भाग 18 में है। कितने तरह का आपातकाल हो सकता है? 3 तरह का, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकालों के बारे में जो है वो चर्चा होती है, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज थी। अगली न्यूज हम लोग बात करेंगे। तो अगली न्यूज हमारी है बिजिंझम पोर्ट को लेकर, ठीक है। ये अगली जो न्यूज है हमारी, ये बिजिंझम पोर्ट को लेकर है, ठीक है। ये बिजिंझम पोर्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा पोर्ट बनाया गया है जो बहुत गहरा है, ठीक है, जहां पे कंटेनर आ सकता है, जहां क्रेन की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? हम सामानों को बहुत आराम से, जहां क्रेन की सहायता से हम सामानों को बहुत आसानी से कैरी कर पा रहे हैं, ढो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिजिंझम इंटरनेशनल डीप वाटर सपोर्ट, ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है? बिजिंझम इंटरनेशनल डीप वाटर सपोर्ट, ठीक है, जिसे बिजिंझम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट के नाम से भी हम इसको जान रहे हैं, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है? अब ध्यान रखिएगा, पोर्ट का क्या काम होता है कि पोर्ट जो है वो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे या घरेलू तौर पे सामानों के आयात या निर्यात के लिए जाना जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो बिजिंझम पोर्ट है, ये बिजिंझम पोर्ट जो है वो एक प्राकृतिक ही पोर्ट है। ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक पोर्ट है, ठीक है, और ये प्राकृतिक पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है ये, ठीक है। तो ये भी पूछ लेगा कि प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। ये एक प्राकृतिक पोर्ट है, ठीक है, और इसे 8800 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मतलब जो 8800 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ठीक है, और जिसे 2 मई 2025 को मोदी जी ने देश को क्या किया था? समर्पित किया था। मतलब जिसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मोदी जी के द्वारा किया गया है। 2 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? बिजिंझम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP मॉडल पे आधारित है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है
केरल सरकार, मतलब केरल की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और अडानी पोर्ट एंड सेज लिमिटेड शामिल है। अब पूछ लेंगे कि एक बात बताइए, विजिंजम पोर्ट को किसने बनाया है? तो विजिंजम पोर्ट को बनाया है केरल की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और अडानी जो है, अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड जो है उसमें शामिल है, जिसमें केरल सरकार का सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 61% का, सेंट्रल गवर्नमेंट की 9.6% है और अडानी का कितना है 28.9% है। मतलब ये ट्रिपल पी मॉडल पे आधारित है। परचेजिंग पावर जो पब्लिक जो पार्टनरशिप होता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है, उस बेस पर यह आधारित है, उस आधार पर इसको बनाया गया, जिसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर जो है वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर से केवल 10 समुद्री मील यानी 10 नॉटिकल मील दूर है। जो पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर है ना, ठीक है, उससे उसकी दूरी, यह पोर्ट इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर से सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर है, जिससे सबसे बड़ा शिपिंग मार्ग जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। मतलब सबसे बड़ा शिपिंग वे जो है वो इससे बहुत इजीली मिल जाएगा। यह समुद्र की प्राकृतिक गहराई लगभग 20 से 24 मीटर है। आप सोच लो नेचुरल डेप्थ कितना है, 20 to 24 मीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा विजिंजम का जो प्राकृतिक गहराई है वो कितना है, 20 to 24 मीटर। मतलब ये जनरली 20 से 24 मीटर के बीच में क्या है, डेप्थ है या गहरा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रेजिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी पोर्ट को किनारे में, पोर्ट पर जो है वो शिप को लाने में, मतलब किनारे शिप को लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो विजिंजम पोर्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़े क्रेन लगाए गए हैं, बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि क्या हो जाए, आयात एक्सपोर्ट और निर्यात आसान हो जाए और हम बहुत ईजी तरीके से जो है वो बड़े मात्रा में एक प्राकृतिक पोर्ट का प्रयोग करते हुए अन्य पोर्टों पे अपनी निर्भरताओं को कम करें, जो हमारी डिपेंडेंसी अदर पोर्ट्स पे है, ठीक है, उसको कम करें। और इसको लगभग हम 70% कम कर देंगे इस पोर्ट की वजह से। मतलब जो इंटरनेशनल पोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको 70% हम कम कर लेंगे इस पोर्ट के बन जाने की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोर्ट का ब्रेक वाटर भारत का सबसे लंबा ब्रेक वाटर है। मतलब पोर्ट का जो ब्रेक वाटर है वो भारत का सबसे लंबा ब्रेक वाटर है। इस पोर्ट का जो ब्रेक वाटर है वो सबसे लंबा ब्रेक वाटर है और जो है वो लगभग 296 मीटर लंबा है और 20 to 24 मीटर क्या है, इसकी गहराई है। मतलब 20 से 24 मीटर गहराई और लगभग 3000 मीटर तक इसकी लंबाई जो है इसको बहुत विशेष बनाती है। ठीक है, मतलब ये भारत का सबसे बड़ा लंबा ब्रेक वाटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा भारत का सबसे लंबा ब्रेक वाटर जो पोर्ट है वो कौन सा है, तो वाजिंजम पोर्ट है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, तो 20 to 24 मीटर इसकी गहराई और इसकी लेंथ कितनी है, तो 2960 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है। ठीक है, यह ULCS मतलब अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप जैसे MSC तुर्की और MSC क्लूड गिरडेंट और MSC ईरानिया को सहजता से संभाल सकता है। मतलब जो बड़े कंटेनर्स आते थे, जैसे पहले भारत के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि पोर्ट को लेकर ये समस्या थी कि बड़े कंटेनर, टर्की या ईरानिया के अगर बड़े कंटेनर, ऑयल कंटेनर आ रहे हैं तो उसको कहाँ किस यार्ड पे खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा शिपिंग यार्ड बनाया गया है, एक ऐसा पोर्ट बनाया गया है जो बड़े से बड़े जो है वो कंटेनर को भी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, बड़े आसानी से उसको ढो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 2024 में ट्रायल हुआ था, मतलब इसका जो ट्रायल हुआ था वो 2024 में हुआ था और कॉमर्शियली ये दिसंबर 2024 से जो है यूज होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस पोर्ट ने 285 जो है शिप और 593 लाख से अधिक कंटेनर अभी तक जो है वो झेल लिया है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वो 285 जहाज और 5,53,00,000 टन जो यूनिट है, इतने अधिक कंटेनर को संभाल लिया। शुरुआती क्षमता 110% तक 1 जून 2025 तक। ठीक है, MSC ईरानिया ने यहाँ त्वरित काल की। अब सोच लो इतना बड़ा शिप जो है MSC ईरानिया, ठीक है, जो ईरान की बहुत बड़ी शिप है, ऑयल शिप है, वो यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया में इस पोर्ट का पहला ULCS था। ठीक है, मतलब ये पहला ULCS था कि दक्षिण एशिया में इतना बड़ा कंटेनर जो है वो आ जा रहा था। ठीक है, चलिए, भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड और इको फ्रेंडली पोर्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भारत का क्या है, पहला सेमी ऑटोमेटेड और इको फ्रेंडली पोर्ट है। तो आपसे पूछ लेगा भारत का पहला इको फ्रेंडली पोर्ट कौन सा है, तो कौन सा है, वाजिंजम। और पहला सेमी ऑटोमेटेड मोड में है, मतलब ये सेमी ऑटोमेटेड मोड में है। इसे रिमोटली ऑपरेट शिप टू शोर क्रेन्स
ऑटोमेटेड यार्ड क्रेन्स और एआई द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है। मतलब इसमें ऑटोमेटेड यार्ड क्रेन्स है, मतलब जो क्रेन वगैरह लगे हुए हैं वो सब ऑटोमेटिक फंक्शन पे काम कर रहे हैं और एआई द्वारा उनको रेगुलेट किया जा रहा है, एआई द्वारा उनको चलाया जा रहा है। ठीक है, परियोजना महिला सशक्तिकरण का भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑटोमेटेड क्रेन ऑपरेशन टीम में जो महिलाएं शामिल हैं, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाता है। जो ऑटोमेटेड क्रेन है, मतलब क्रेन का क्या काम होता है, सामानों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखना, उस ग्रुप में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए माना जा रहा है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाजिंजम के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं। ठीक है, कि ये पहला इको फ्रेंडली पोर्ट है। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, इको फ्रेंडली पोर्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट भी है ये। डेप्थ इसकी पूछ सकते हैं, लेंथ इसकी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये किस मॉडल पे आधारित है, तो ट्रिपल-P मॉडल पे आधारित है। ठीक है, यहाँ कौन कौन से जहाज स्टे कर सकते हैं, सबसे पहले ईरानिया जो है जो शिप है वो कहाँ आया है। ठीक है, और साउथ एशिया में सबसे पहला ईरानिया शिप कौन से पोर्ट पे आया है। ठीक है, ये कितने यार्ड को कैरी कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका शेयर परसेंटेज आपसे पूछ सकते हैं कि अडानी का शेयर परसेंटेज कितना है, केरल गवर्नमेंट का परसेंटेज शेयर कितना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का परसेंटेज शेयर कितना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये ऑटोमेटिकली ये ऑपरेटेड शिफ्ट है, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें है, इसमें एआई का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट का भी क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब एक तरह का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, दूसरा स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहा है। तो पीसीएस का जो नेचर हुआ है, खासकर यूपी पीसीएस का, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ ही में नहीं आ रहे और हो रहा है कि कितना डेप्थ में जाके पूछें, क्योंकि आपसे सीधे पूछ लेता वाजिंजम क्या है तो बता देते एक जो है पोर्ट है, सिंपल है कि वाजिंजम क्या है, तो एक पोर्ट है, लेकिन अब उसकी डेप्थ पूछ लेंगे, अब उसकी लेंथ पूछ लेंगे, अब उसका यूज पूछ लेंगे। ठीक है, वो किस तरह का पोर्ट है उसकी विशेषताएं पूछ लेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये यूपी पीसीएस जो है वो भी इस रास्ते पर है कि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, यानी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड क्या है। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो हमारी किताबें हैं जिनकी पांडुलिपियों को, संस्कृत पांडुलिपियों को यूनेस्को की जो संग्रहालय है वहां पे शामिल किया गया है, और वो दो किताबें कौन कौन सी हैं, भागवत गीता, ठीक है, और जो है वो भरतनाट्यम, भरत मुनि द्वारा रचित कौन सी, भरतनाट्यम या नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र, इन दोनों को क्या किया गया है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और ये पूरे दक्षिण एशिया या भारत की तरफ से शामिल होने वाले दो पांडुलिपि हैं, मूलतः संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, और संस्कृत पांडुलिपियों को बहुत समय से संभाल कर रखा गया था। ठीक है, इसमें एक क्या है, भागवत गीता है और दूसरा क्या है, नाट्य शास्त्र है। इन दोनों पांडुलिपियों को यूनेस्को ने अपने जो है वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया है। ठीक है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यूनेस्को की एक पहल है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। ठीक है, अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का जो उद्देश्य है वो है मानवता की दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित करना। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमन के जो अपने आर्किटेक्ट हैं, जो इनके अपनी कल्चर है, जो इनका अपना स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को क्या करना, उस स्क्रिप्ट को बचाना, उस स्क्रिप्ट की रक्षा करना या उसको संरक्षण करना। और यूनेस्को ने माना है कि भागवत गीता और नाट्यशास्त्र जो है वो प्राचीनतम एक स्क्रिप्ट हैं जो मानव सभ्यता को बचाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरनेशनल रजिस्टर में विश्व महत्व की धरोहर को शामिल किया जाता है। हर 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय ब्राजील कमेटी नए प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। 2025 में 74 नई जो है इसमें जो है वो स्क्रिप्ट जोड़ी गई हैं। 2025 में टोटल 74 स्क्रिप्ट जोड़े गए हैं, और अब तक यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 570 स्क्रिप्ट अब तक जोड़े जा चुके हैं, 570 स्क्रिप्ट अब तक जोड़े जा चुके हैं। हाल ही में 2 नए स्क्रिप्ट को जोड़ा गया है, वो कौन है, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भागवत गीता को लिखा किसने था। भागवत गीता क्या है, तो भागवत गीता बेसिकली जो है वो युद्ध, महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और कृष्ण इन दोनों के जो बातचीत हैं उसी का एक संस्कृत जो है वो निरूपण है, संस्कृत में लिखा गया एक अध्याय है। ठीक है, जिसमें कुल कितने भाग हैं, इसमें कुल कितने भाग हैं, इसकी रचना किसने की थी,
वेद व्यास ने। ध्यान रखिएगा कि महाभारत को संकलित किसने किया है? वेद व्यास ने। ठीक है, अब आपसे यही पूछ लेगा श्रीमद् भागवत गीता का संकलन किसने किया है? तो संकलन किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया हुआ है। ठीक है, यानी वेद व्यास जी ने। अच्छा, नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। तो नाट्यशास्त्र पूछ लेंगे तो नाट्यशास्त्र का नाम रखिएगा भरत मुनि। ठीक है, और जैसे ही ये न्यूज भारत को मिली कि भारत के 2 स्क्रिप्ट को जो है वो यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया है, तो मोदी जी ने कहा हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये स्लोगन दिया था कि ये हर भारतीयों के लिए क्या है? एक गर्व का क्षण है, एक प्राउड का मोमेंट है। हर इंडियंस के लिए, हर भारतीय के लिए क्या है? एक प्राउड का मोमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि जो ये है नाट्यशास्त्र, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो नाट्यवेद या पंचम वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको पंचम वेद के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें 36,000 श्लोक है। मतलब इसको हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, पंचम वेद। ठीक है, या नाट्य वेद के नाम से भी जानते हैं, जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 36,000, जिसमें 36,000 श्लोकों के जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम पंचम वेद के भी नाम से जानते हैं, और जिसमें 36,000 श्लोकों को रखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर गीता के बारे में बात करें तो गीता में क्या है? तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। ठीक है, कितने हैं अध्याय? कितने चैप्टर हैं? 18 अध्याय हैं, और 700 श्लोकों को शामिल किया गया है। इसमें 700 श्लोक है। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट को शामिल किया गया, तो इसके बारे में सब कुछ आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, किसकी पहल है? यूनेस्को की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्क्रिप्ट को, यानी स्क्रिप्ट को संरक्षित करना। कैसे स्क्रिप्ट को संरक्षित करना? जो प्राचीनतम है। ठीक है, भारत के कौन से स्क्रिप्ट को शामिल किया गया है? 2 स्क्रिप्ट को। कौन सा? भागवत गीता और जो है वो हाँ नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। जो है इसको भागवत गीता को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। संकलित किसने किया है? वेद व्यास ने। अब तक यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में कितने संग्रहित दस्तावेज है? 570। 2025 में कितनों को ऐड किया गया है? 74, 74। क्लियर है? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि 74 नए दस्तावेजों को जोड़ा गया है, टोटल 570 हो चुके हैं। ठीक है, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को जोड़ा गया। भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है। धर्म, कर्म, भक्ति, मोक्ष जैसे जो है वो इसमें दर्शन दिए गए हैं। ठीक है, और विश्व भर में अनुदित अध्ययन की जाने वाली ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कला, विकेंद्रीकरण कृत प्रणाली ग्रंथ, रस सिद्धांत मूलभूत भूमिका निभाता है। यूनेस्को की मान्यता भारत की सभ्यता और संस्कृति योगदान की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। मतलब ये दिखाता है कि दुनिया हमारे स्क्रिप्ट को स्वीकार कर रही है, दुनिया हमारे विचारों को क्या कर रही है? स्वीकार कर रही है, समझ रही है। ठीक है, अब अगली न्यूज है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अभी जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 में, वो अगली न्यूज है हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि हमारी वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। हमारी वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे कि हमारी वन स्थिति रिपोर्ट क्या है या फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह 18वीं द्विवर्षीय रिपोर्ट है। मतलब हर 2 वर्ष पे जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। तो पहली न्यूज यही है कि हर 2 वर्ष पे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। हर 2 सालों पे फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसको जारी किया जाता है FSI के द्वारा। यानी आपसे पूछ लेंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करता है FSI। ठीक है, इसको FSI द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और हर 2 साल में इसको, मतलब हर 2 ईयर्स में इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल एवं वन वृक्ष आवरण, मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर, ठीक है, वो कितना है? तो 827357 घन किलोमीटर, मतलब क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, और कुल वन बताया है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का इतने % एरिया है। इसमें वन कितना है? अब आपसे पूछेंगे फॉरेस्ट कितना है। ठीक है, तथा आपसे पूछेंगे ट्रीज कितने हैं। ठीक है, तो ट्री का एरिया आपसे पूछ लेंगे, तो वन का एरिया ध्यान रखिएगा 7,15,343 किलोमीटर, ये किसका एरिया है? वन का एरिया है। और अगर आपसे, मतलब फॉरेस्ट का एरिया है, और अगर आपसे पूछेंगे ट्रीज एरिया कितने हैं, पेड़ों का एरिया कितना है, तो 1,12,014 किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी पूछ सकते हैं कि कितने % है, तो जो वन है वो 21.76% है, जबकि जो ट्रीज एरिया है वो कितना है? 3.41% है। ठीक है, तो ये डेटा ध्यान रखिएगा। 2021 के कंपैरेटिव अगर हम एनालाइज करें, 2021 की तुलना में अगर हम एनालाइज करें, तो वन यानी कि जो फॉरेस्ट हैं और जो ट्रीज हैं, वो दोनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है,
तो इसमें टोटल 1445 किलोमीटर दोनों को मिलाकर बढ़ा है, जिसमें जो वन एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो 156 किलोमीटर बढ़ा है, जबकि जो ट्री एरिया है वो 1289 किलोमीटर बढ़ा है। मतलब हमने वन कम लगाए हैं, लेकिन हमने क्या किया है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया है। ठीक है, तो 2021 के कंपैरेटिव अगर हम एनालाइज करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट को, तो हम पाते हैं कि हम फॉरेस्ट और ट्रीज दोनों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। मतलब फॉरेस्ट भी बढ़ा है और ट्रीज भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये डेटा के बेस पे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने चाहिए कि कितना बढ़ा है, क्या परसेंटेज बढ़ा है, किस में ज्यादा बढ़ा है, फॉरेस्ट में कितना बढ़ा है, ट्री में कितना बढ़ा है। ठीक है, चलिए राज्यों का योगदान देखिएगा। सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है, मतलब सबसे ज्यादा जहां पे इंक्रीज हुआ है, दोनों वन प्लस ब्लीच, मतलब फॉरेस्ट और ट्री, ये दोनों सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, तो दोनों सबसे ज्यादा बढ़ा है उसमें सबसे पहला स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है उड़ीसा और फिर है राजस्थान। ठीक है, मतलब ये रैंकिंग पूछ लेंगे तो छत्तीसगढ़ ध्यान रखिएगा, फिर उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, फिर उड़ीसा ध्यान रखिएगा और फिर राजस्थान। आपसे पूछ लेंगे कि वन वृक्ष क्षेत्र, मतलब जो फॉरेस्ट और ट्री एरिया है वो सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, तो 4 स्टेट आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। चूंकि उत्तर प्रदेश दूसरे रैंक पे है, तो उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 559। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कुल वृद्धि है वो कितना है, 559 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में ट्री और फॉरेस्ट को लेकर। मतलब पेड़ और वनों में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 559 किलोमीटर है। मतलब अगर कंपेयर करके भी पूछ दें तो आप बता देंगे कि 559 किलोमीटर ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं 2021 की तुलना में इस समय जो है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ठीक है, मतलब ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वन एवं वृक्ष आवरण में अग्रणी राज्य। अब आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पे फॉरेस्ट और ट्री है, मतलब पेड़ और वन सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कितना है, 85,724 किलोमीटर, मतलब 85,724 किलोमीटर मध्य प्रदेश में वन और ट्री आवरण है। ठीक है, दूसरा स्टेट कौन सा है, अब ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पहला स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्टेट है। ठीक है, मतलब पहला स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्टेट है महाराष्ट्र। तो आपसे पूछेंगे कि सर्वाधिक वन और पेड़ों के हिसाब से प्रारंभिक 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हो मैम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जाए तो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्रीज कहां बढ़े हैं, तो कहां बढ़े हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ये 4 स्टेट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वन कहां है, तो वो 3 स्टेट आपको बताने में सबसे ज्यादा वृद्धि सबसे ज्यादा वही है। ठीक है, वन क्षेत्र में अगर देखेंगे, अब देखो दोनों मिला के तो ये हैं, मतलब वन और ट्री दोनों मिला देंगे तो ये आएगा, ये दोनों का है फॉरेस्ट प्लस ट्री, मतलब फैट में है, तो फैट में ये तीनों हैं, फॉरेस्ट और ट्री में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ फॉरेस्ट पूछ दे कि सबसे ज्यादा वन कहां है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन कहां है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में अगर आपसे पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सबसे ज्यादा है। मैक, मतलब आपको मैक याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट कहां है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपसे अगर आपसे पूछ दे वन और पेड़, मतलब फॉरेस्ट और ट्रीज सबसे ज्यादा कहां है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पे किया जा सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स में यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान जाओ कि अगर कुल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसके परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, मतलब कुल एरिया के परसेंटेज के हिसाब से, मतलब मान जाओ अगर एक 100 किलोमीटर का अगर कोई स्टेट है तो उसके कंपैरेटिव वन सबसे ज्यादा किसके पास है, तो लक्षद्वीप के पास है। मतलब टोटल स्टेट के 91% एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट है, वन है। ठीक है, दूसरा है मिजोरम 85 और तीसरा है अंडमान और निकोबार 81%। ठीक है, तो अब आपसे परसेंटेज के बेस पे पूछ देंगे तो परसेंटेज के बेस पे क्या होगा, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर आपको आपके परसेंटेज के बेस पे पूछ दें, अगर आप जो टोटल एरिया के बेस पे पूछ दें तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर पेड़ और वन दोनों के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ दें तो फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्लियर है? ठीक है, चलो अब ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव कम हुए हैं, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि जो मैंग्रोव कवर है वो क्या हुआ है, पिछले से कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, 7.43 किलोमीटर मैंग्रोव कम हुआ है, मतलब मैंग्रोव में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये बहुत, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो गिरावट दर्ज की गई है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कम हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दूसरे नंबर पे गुजरात में। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं और फिर गुजरात में, सेकेंड नंबर गुजरात का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवश्यक बायो स्टॉक यानी कार्बन स्टॉक जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, कार्बन स्टॉक भी बढ़ा है। ठीक है, और जो हमारा कार्बन सिंक था ना, जो कार्बन सिंक का हमारा लक्ष्य था वो 2005 के कंपेयर में 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक पहुंच गया है। 2030 तक हमने 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक का एम रखा हुआ है, मतलब हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाएंगे। ठीक है, इसके लक्ष्य में हम कहां तक पहुंच चुके हैं, तो 2.29 बिलियन तक हम पहुंच चुके हैं, बिलियन टन तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब यहां भी हम अचीवमेंट की तरफ हैं, यहां भी हम बहुत जल्दी जो है वो पहुंचने की तरफ हैं। बॉम्बो एरिया जो है, बांस का एरिया, वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, वो कितना बढ़ा है, 5227 किलोमीटर, बांस का एरिया भी बढ़ा है, बॉम्बे एरिया भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब कितना हो चुका है इसका विस्तार, 1,54,670 किलोमीटर, ये बांस का कुल जो एरिया है ये भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बांस के एरिया में भी वृद्धि दर्ज की गई है, गिरावट किसमें आई है, मैंग्रोव में, मतलब जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनों में क्या हुआ है, गिरावट दर्ज किया गया है, मतलब मैंग्रोव वनों में हम जो है वो डिक्रीजमेंट देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे हमने लगा दिया है आपको रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे तुलना किया गया है कि मध्य प्रदेश में वनावरण में कमी हुई है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ऐसा तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, तो कहाँ कहाँ वृद्धि ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो वृद्धि मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और केरल में ज़्यादा हुई है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर 2021 से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। ठीक है, और तुलना में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो मध्य प्रदेश, जहाँ ज़्यादा होगा कमी वहीं ज़्यादा होगी, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य आपको अभी पता है, अभी हमने आपको बताया कि ये होंगे। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत में कौन कौन से हैं राज्य, ठीक है, ये भी आपको बताया। अगर यूनियन टेरिटरीज को शामिल कर लेंगे तो फिर मिजोरम यूनियन टेरिटरी में कौन सबसे पहले पे आ जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, लेकिन अगर राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मिजोरम के पास, फिर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के पास, फिर मेघालय के पास। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, फिर मिजोरम और फिर अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृक्षारोपण वाले राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण की दृष्टि से क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपको पता है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण और वृक्षारोपण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, और सब वनावरण और वृक्षारोपण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, ये यहाँ रेफरेंस के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, ये पूछ चुका था पीसीएस इसके पिछले वाले एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ है, तो कहाँ है, सोनभद्र में। ठीक है, नहीं, सबसे कम वन है भदोही में, सबसे ज्यादा है सोनभद्र में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन वाले राज्य कौन कौन से हैं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। सबसे कम वन वाले राज्य कौन कौन से हैं, भदोही, मऊ और संभल। ठीक है, तो ये यूपी स्पेशल में आपसे पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन वाले राज्य कौन से हैं और सबसे कम वन वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो आप एक वर्ड वर्क करेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन हमने बताया वो लिख लेंगे। ठीक है, और इस दृष्टि से और भी कुछ डेटा आप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें डेटा बहुत, हर लाइन में डेटा है। ठीक है, तो जो आपको बता दिया वो इंपॉर्टेंट डेटा थे जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करने की कोशिश क्या करेंगे, मतलब कि प्रमुख 10 2025 की किताबें, 2025 की 10 वो किताबें जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण 10 किताबें हैं वो 10 किताबों को याद करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में इसमें से एक किताब अगर कोई पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहली किताब है हर्टलैम। ठीक है, हर्टलैम को किसने लिखा है, बनु मुश्ताक ने, ध्यान रखिएगा, और इसलिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, बनु मुश्ताक को दिया गया है। ठीक है, बनु मुश्ताक ने किताब कौन सी लिखी है,
हर्टलैम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा हर्टलैम किताब किसने लिखी है, तो बनू मुश्ताक ने। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को किसको दिया गया है, तो बनू मुश्ताक को। क्यों दिया गया है, उनके किस लेख के लिए, हर्टलैम के लिए, ठीक है। दूसरी किताब है मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है, ये लिखा है अरुंधति राय ने, ये फर्स्ट मेमोर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अब आपसे पूछेगा मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय ने लिखा है। तो अरुंधति राय की किताब कौन सी है, मदर मैरी कम टू मी, ठीक है। तीसरी किताब है बड्डास बेगुज, ठीक है, ये अनुष्का जैन की किताब है, ये वुमेन रूलर्स के ऊपर लिखी गई किताब है। आपसे पूछा जाएगा महिला शासिकाओं के ऊपर लिखी गई वर्तमान में किताब कौन सी है, जो वुमेन रूलर्स इंडिया में हुई हैं उनके ऊपर अभी हाल ही में कौन सी किताब लिखी गई है, तो उसका नाम याद रखिएगा बद्दास बेगम, ठीक है। बद्दास बेगम एक किताब लिखी गई, बद्दास बेगम में वुमेन रूलर्स के ऊपर किताब लिखी गई और इसको लिखा किसने है, अनुष्का जैन ने, ठीक है। तो अनुष्का जैन ने कौन सी किताब लिखी है, बद्दास बेगम, ठीक है, बद्दास बेगम, ठीक है। और वो किसके ऊपर लिखी गई है, तो वुमेन्स जो रूलर्स हुई हैं इंडिया में उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद अगली किताब लिखी गई लर्निंग फ्रॉम साइलेंस, लर्निंग फ्रॉम साइलेंस, ये किताब लिखा है पिको अय्यर ने, ठीक है। ये ट्रेबल और माइंडफुलनेस पे लिखी गई किताब है, ठीक है, कि ये ट्रेबल और माइंडफुलनेस पे लिखी गई किताब है और ये किताब किसने लिखा है, पिको अय्यर ने, ठीक है। किताब का नाम क्या है, लर्निंग फ्रॉम साइलेंस, ठीक है। अगली किताब है द हिमालय इन ए स्मॉल हाउस, पांचवी किताब है द हिमालय इन ए स्मॉल हाउस, ये लिखा है अनुराधा रॉय ने, ध्यान रखिएगा अनुरुंधति राय और अनुराधा राय में कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है। तो अनुराधा राय ने लिखा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर एक किताब लिखी और इस किताब का नाम क्या है, द हिमालय इन ए स्मॉल हाउस, ठीक है, कि मतलब हिमालय एक छोटे से घर में, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ आफ्टर गाजा, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, रंकज मिश्रा ने लिखा है, चिल्ड्रेंस बुक है ये, कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, मतलब गाजा के बाद वर्ल्ड, ठीक है। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब किसने लिखा है, रंकज मिश्रा ने लिखा है, ठीक है। अगली किताब है जय एंड द वेजिटेबल सॉफ्टवेयर, ये किताब किसने लिखा है, किरण देसाई ने। अगली किताब है द लायनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी, मेहर मिर्जा ने, ये कुलिनरी बायोग्राफी है, बायोग्राफी पे लिखा गया है, ठीक है। बॉम्बे डक, ये किसने लिखा है, जयश्री कलाथी ने, ठीक है। ये किताब किसने लिखा है, तो जयश्री कलाथी ने, ये वुमन सेंटर्ड स्टोरीज है, उसका नाम क्या है, बॉम्बे डक, ठीक है। तो बॉम्बे डक भी पूछ लिया जाएगा कि बॉम्बे डक किसने लिखा है, ठीक है। तो बॉम्बे डक किसने लिखा है, जयश्री कलाथी ने, ठीक है। फिर है विल्ड फिक्शन, एक एस्से लिखा गया है जो अमिताभ घोष ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है विल्ड फिक्शन, ये अमिताभ घोष की जो किताब है ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा। किताब का नाम क्या है, विल्ड फिक्शन। विल्ड फिक्शन किसने लिखा है, तो अमिताभ घोष ने लिखा है। ये पूछा भी था क्या अभी रिसेंट किसी एग्जाम में, मुझे लग रहा है किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली अमिताभ घोष की ये बुक पूछी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अमिताभ घोष ने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है, विल्ड फिक्शन, ठीक है। तो आज आप एक काम करेंगे, इन 10 बुक्स को आप बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है आपकी पीसीएस और पीसीएस में दोनों, चाहे यूपी पीसीएस चाहे बीपीएससी, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये 10 की 10 किताबें, ठीक है। तो इसको याद करके आएंगे, फिर कल की क्लास में अगले सीरीज के साथ मिलेंगे, सेकंड नेशनल न्यूज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।